आज की वीडियो की 27वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेकर हम मैक्सिमम और यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप इसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दे। देवत्व विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत्व विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत्व विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत्व विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है, और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्या ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिटिलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्रटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक पर्तन युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिमी की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम हो अथवा पश्चिम से पूर्व को गई। तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई, वे वस्तु भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती, और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप की ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। चलते आगे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके?
वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी की जातियों की बोलचाल भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, यूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। देखिए आज हम इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में जो बचा है उसको कवर करेंगे। हमारा जब वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।